नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं गोधूली भाग 2 कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। तो इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था और वे दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। अपने समय में वो बहुत अच्छे लिखे पढ़े इंसानों में से एक थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है, वहां गए और फिर वहां से वे लंदन, जो कि इंग्लैंड में है, वहां गए। तो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए और वहां से फिर लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। जब सब मिलाकर के वे इतिहास और विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यातक बनकर उभरे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी पहली भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हें हम भारत का संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। और दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनका निधन कब हुआ। तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हुआ। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी अपने जीवन काल में। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड ऑफ द हिंदू वीमेन, एलिहेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कल्याण मंत्रालय के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 21 खंडों में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहेब के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छाद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। इनका हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया था और यह भाषण जाति पातिक तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यह सन 1936 में तैयार किया गया था। और आज का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चैप्टर के नाम से ही आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। श्रम के विभाजन के आधार पर और जाति प्रथा के आधार पर जो समाज जो है वो कैसे विभाजित होते हैं, कैसे बांटा जाता है। इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक अर्थात जाति के नाम पर जो अपना काम निकलवाते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है।
इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। उनका एक आधार नहीं होता, उनके आधार अलग अलग होते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अंबेडकर जी ने कहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, लेकिन श्रम विभाजन के आधार पर जो अभी का सभ्य समाज है और आधुनिक सभ्य समाज है, वह इसको अलग अलग भागों में बांटता है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन एक आवश्यकता है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। इसका तात्पर्य है कि अब कोई नाई है तो उसका जो बच्चा है वह पढ़ने लिखने वाला है, सुपठित है, लेकिन वह भी नाई बनेगा, तो यह तो अस्वाभाविक विभाजन हुआ ना। वह नहीं चाहता कि हम भी नाई बने, लेकिन पहले क्या था, नाई का बच्चा नाई का काम करेगा, कुम्हार है उसका बच्चा बर्तन ही बनाएगा। तो यही विभाजन जो है सो अस्वाभाविक विभाजन के नाम से उस समय हमारे समाज में फैला हुआ था। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। अब हम देखते हैं कि यह श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन तो करती ही है और विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जैसे दलित, महादलित, ये सब क्या है, किसी छुआछूत। अब अमुक आदमी का हम ये छुआछूत ये क्या है, तो दलित परिवार से हैं तो इनका पानी नहीं पिएंगे, इनके हाथ से कुछ छू दिए तो उनका हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो था तब के समाज में जो था व्यवस्था, तो यह ऊंच नीच को भी करार देती थी। श्रम विभाजन तो अस्वाभाविक विभाजन करती ही थी, लेकिन ऊंच नीच का भी था वहां कि बहुत फासला था कि समाज में उनको नीचे स्तर से देखा जाता था, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। बाबा साहब इंग्लैंड भी गए, बाहर से भी पढ़ करके आए, तो उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि विश्व के किसी भी देश में श्रम विभाजन और अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ ऊंच नीच का जो है यह सिलसिला कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं था उस समय। अब तो नहीं है, बट उस समय था। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब श्रम जब हम करेंगे तो अपनी रुचि के आधार पर करेंगे, लेकिन यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता था। कुशल व्यक्ति या श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता एवं सीमा तक विकसित करें, जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करे। अब अगर जो व्यक्ति जिस काम को करने में सक्षम है, जो कुशलता से जिस काम को कर सकता है, उसका चुनाव अगर वह स्वयं करेगा तो उस काम को अच्छी तरह से कर पाएगा। लेकिन अगर जाति प्रथा के आधार पर उनको काम दिया जाए तो वह अच्छे से उस काम को नहीं कर सकेगा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। पहले क्या होता था कि माता पिता अगर नाई हैं, माता पिता अगर चमार हैं, तो गर्भ धारण के समय से ही यह निश्चय कर दिया जाता था कि बच्चे भी जूते सिलने का काम ही करेंगे। और अब ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था कि गर्भ धारण के समय से ही उनका जो था पेशा क्या होगा उसका
निर्धारण जो है सो समाज कर देता था, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। उनके माता पिता जिस दृष्टिकोण से हैं, जिस सामाजिक स्तर के हैं, वह उसी स्तर का काम करेगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती थी। उस समय यह जो पूर्व निर्धारण था कि बच्चा मोची का काम करेगा, जूते बनाएगा, तो यह तो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण हुआ ना, तो वो तो करती ही थी और यह पेशा जीवन भर के लिए उन्हें बांध देती थी। ऐसा नहीं था तब कि पेशा को बदला जाए, चेंज किया जाए, और उस पेशा में अनुपयुक्त अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाएं। अब उस पेशा में इनकम नहीं है, आमदनी कम है, तो क्या होगा, जैसे तैसे अपना गुजर बसर करेंगे। तो उस पेशा में दिक्कत सह लेते थे, लेकिन उनको बदलने की अनुमति समाज नहीं देती थी। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। आधुनिक युग में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मोची का बच्चा है तो वह जूते ही बनाएगा, लेकिन उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब औद्योगिक विकास हो गया, तकनीकी विकास भी हो गया, तो अब कल कारखाने के स्थापना हो गई, तो हम पेशा को बदल भी सकते हैं। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अगर परिस्थिति अच्छी नहीं हो, आपको पैसों की आवश्यकता हो, परिवार चलाने में पैसे की जरूरत होती है, तो आप पेशा बदलेंगे ही नहीं। तो बाबा साहेब कहते हैं कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति में भी पेशा अगर नहीं बदला जाए तो क्या होगा, भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उनका पैतृक पेशा न हो। उस समय के समाज में, अभी नहीं, लेकिन उस समय के समाज में हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा थी वह ऐसा अनुमति नहीं देती थी कि कुम्हार का बच्चा है तो वह टीचर बनेगा, वह शिक्षक बनेगा, ऐसा अनुमति नहीं देती थी। वह वेद का पाठन करेगा, वह वेद का उच्चारण करेगा, महादलित, तो ऐसा अनुमति उस समय का समाज नहीं देती थी, जिससे कि उसका पैतृक पेशा न हो, उनका पैतृक पेशा न हो, ऐसा वो नहीं कर सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की दृष्टि से यह दोष युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए दोष युक्त है क्योंकि यह मनुष्य की स्वेच्छा पर आधारित नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है, और इसमें जब स्थान नहीं है तो इसका कोई महत्व भी नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, केवल व्यवस्था के साथ करते हैं। अब कार्य तो कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था के साथ करते हैं, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्थिति यह होती है कि वो जब व्यवस्था के साथ काम करते हैं तो टालू काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जिस काम को दिल और दिमाग से नहीं किया जा सके वह काम कुशलता से नहीं किया जा सकेगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। अब हम देखते हैं कि उस काम के लिए हम जितना पैसा दे रहे हैं उस पैसे के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, वह टालू काम कर रहे हैं और वे अपने दिल दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, तो टालू काम ही होगा। तो इसमें आर्थिक क्षति भी है, क्योंकि यह मनुष्य की अस्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है।
वह नहीं चाहता उस काम को करने पर जबरन कराया जाता है, तो वे अस्वाभाविक प्रेरणा रुचि के साथ उस काम को करते हैं। लेखक कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम जातियों के विरुद्ध हैं तो आदर्श समाज कैसा समाज होता है। तो इसका उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। भाईचारे जहाँ प्रेम हो, भाई भाई प्रेम से रहें, भाई भाई के तरह रहें, वहाँ क्या आपत्ति होगी, वहाँ तो अच्छा लगेगा। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। अगर समाज में अच्छी चर्चा हो रही है, पढ़ाई लिखाई की गतिविधि हो रही है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक यह गतिविधि संचारित हो सके। ये नहीं कि एक छोर में हुई और दूसरे छोर में नहीं हुई, तो तब आदर्श समाज की स्थापना होगी, ऐसा लेखक का कहना है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होगा, और जब ऐसे समाज की स्थापना होगी तो इस हित में सबका क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। सारे लोग इसमें भाग लेने चाहिए, सारे लोगों को, तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और भाग लेने के साथ साथ जो अच्छे कार्य हो रहे हैं समाज में, तो अच्छे कार्यों की रक्षा के लिए, अच्छे कार्यों की जागरूकता के लिए सबको भाग लेना चाहिए और सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सामाजिक जीवन में जो संपर्क सूत्र हैं उनका क्या होना चाहिए, साधन उपलब्ध होना चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण मिल जाता है, दूध में पानी, और जब तब तक हम लोगों को पता नहीं चलता जब तक उसको स्वाद नहीं लेते। देखने से पर नहीं पता चलता है कि दूध में थोड़ा सा पानी मिला हुआ है, बट जब हम उसको स्वाद लेते हैं, जब चखते हैं, तो पता चल जाता है कि दूध में पानी का मिश्रण है। तो लेखक कहते हैं कि दूध पानी के तरह हमारे भाईचारे का मिश्रण होना चाहिए, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि लोकतंत्र किसका नाम है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है उसी का नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र में सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, वह हम सबों को जो सामूहिक दिनचर्या होती है, रोज रोज की जो दिनचर्या होती है, खाना, सोना, उठना, आना जाना, इसके अनुभवों का आदान प्रदान करना है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा का सम्मान का भाव हो, और इसमें जब श्रद्धा नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। तो श्रद्धा का स्थान दे रहे हैं लेखक कि इसमें श्रद्धा और सम्मान का भाव होना जरूरी है। तो आज मैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर को आपको पढ़ा दी हूँ। अगले दिन मैं इसका प्रश्नोत्तर भी करवा दूंगी और ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगी। जय हिंद, जय भारत।